नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। मानव जीवन में संस्कृति और संस्कृति में नातेदारी और संबोधन जैसे बहुत से ऐसे मुहावरे हैं जिसमें एक शब्द वैश्या और उस वैश्या के साथ जुड़ा शब्द वैश्यावृत्ति, अक्सर हम लोग समाज में उसको लेकर एक घृणा के भाव से बात करते हैं। जबकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 1956 में एक कानून बना कि जिसका नाम रखा गया प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, लेकिन 30 साल तक इस पर एक्सरसाइज करने के बाद जब पूरे देश को यह महसूस हो गया कि इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट जो है यानी वैश्यावृत्ति, उसे ख़त्म किया ही नहीं जा सकता, तो उन्होंने उसमें संशोधन कर दिया और इस प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट का नाम रख दिया सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, जिसे आप सीटा कहते हैं। पहले को पीटा कहते हैं, दूसरे को सीटा कहते हैं। और यहीं पर आकर आपको यह समझ में आ जाता है कि जब आपने सप्रेशन नाम रखा तो यह मान लिया कि भारत में वैश्यावृत्ति समाप्त नहीं हो सकती। और इस एक्ट में भी अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यह माना जाता है, और आपको शायद पता न हो, कि वैश्यावृत्ति इल्लीगल एक्ट नहीं है। बस अंतर क्या है कि यदि किसी महिला को किसी ने ज़बरदस्ती इस ट्रेड में लाने का प्रयास किया है, उसका अपहरण किया है, उसकी तस्करी हुई है, या किसी सार्वजनिक स्थान पर किया गया है, या फिर किसी ऐसे स्थान पर किया गया है जो प्रतिबंधित है। ख़ास तौर से इस बात को भी इस एक्ट में रखा गया है कि अगर कोई सार्वजनिक क्षेत्र है तो उससे 200 गज, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र से 200 गज की दूरी तक इस तरह का कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। किसी होटल में आप इस तरह का अगर कार्य कर रहे हैं तो वह गैर कानूनी है। लेकिन अगर कोई वयस्क लड़की अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दलाल को पिंप कहते हैं, PIMP, यह कार्य कर रही है तो उसकी वैधता है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं वैश्यावृत्ति पर क्यों बोलने लगा। आज इसलिए आपको यह बात करने बैठ गया क्योंकि 2 जून 1975 देश फ्रांस, स्थान लियोन, वहाँ पर सेंट निजियर गिरजाघर पर वहाँ की सेक्स वर्कर्स ने आक्रोश में आकर कब्ज़ा कर लिया। और यह कब्ज़ा उन लोगों ने इसलिए किया था क्योंकि फ्रांस की पुलिस ने इन सेक्स वर्कर पर इतना जुल्म ढा रखा था, इस तरीके से उनको जेलों में ठूसा जा रहा था, मारा जा रहा था, कि उन्होंने विद्रोह करके और पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, वी आर विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस, दैट्स व्हाई वी आर एंगेज्ड इन सच टफ टास्क। उन्होंने उस गिरजाघर पे कब्जा किया सेंट निजियर पर, और उसका परिणाम हुआ कि यूरोप सहित विश्व के कई देशों का ध्यान वो आकर्षित करने में कामयाब हो गई। यही कारण है कि 2 जून 1975 से हर वर्ष ख़ासतौर से सेक्स वर्कर को यह बताने के लिए कि वह भी ह्यूमन बीइंग है, अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर डे मनाया जाने लगा है। यह सेक्स वर्कर या वैश्या शब्द थोड़ा सा, चूँकि हमें कभी कभी महसूस होता है कि हिंदी में कहे गए शब्द, चूँकि हम अपने देश में रहते हैं इसलिए हिंदी से परिचित हैं, जब हिंदी में उन शब्दों को कहते हैं तो हमको वो शब्द थोड़ा गंदे लगते हैं, हीन भावना से ग्रसित लगते हैं। जैसे जो भी शरीर से आप एक्सक्रीटा निकालते हैं, यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, यूरिन कहने में कितना सोफिस्टिकेटेड लगता है, लेकिन अगर आप इसी को हिंदी में कहें तो ज़रा सा असभ्यता लगती है। इसलिए जब आप वैश्या शब्द यूज़ करते हैं, मुझे आज भी याद है सेंट जेवियर में मैं लेक्चर दे रहा था और वहाँ पर मैंने इस शब्द का उपयोग किया तो एक महिला ने इस पर ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा यू शुड यूज़ सेक्स वर्कर इंस्टेड ऑफ प्रॉस्टिट्यूट। और मुझे आज ये लगता है कि हाँ, ये बात सच है कि क्योंकि हमारे दिमाग और मनोविज्ञान में जब वो क्रियाएँ क्लियर रहती हैं तो हम हर चीज़ को अपने दिमाग में पैदा करके देखने लगते हैं, और इस कारण से भारत जैसे देश में उन शब्दों का विरोध हो जाता है। लेकिन जब आप सेक्स वर्कर कहते हैं, सेक्स
कर्मी, वर्कर का मतलब कर्मी, यह उनका कार्य है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब हम सेक्स शब्द कहते हैं, जिसका मतलब है एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, मुख्य रूप से सेक्स का मतलब यही होता था। इसीलिए जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है व्हाट्स योर सेक्स, आप लिखते हैं मेल, कोई लिखता है फीमेल, अब तो थर्ड जेंडर भी आ गया। तो वहाँ पर सिर्फ ये जानने का प्रयास किया जाता है व्हाट्स योर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। और लेकिन आज सेक्स का मतलब हो गया रिलेशन, लिजिटिमेट रिलेशन भी, इलिजिटिमेट रिलेशन भी हो सकता है। और इस कारण से जो सेक्स था या सेक्स वर्कर हैं, उनको अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि जिस शरीर में प्रजनन तंत्रों के जैविक व्यवस्था को हमने संस्कृति बनाकर संस्कृताइजेशन किया था और उसमें उसको विवाह जैसे शब्दों से अलंकृत करके इस संबंध को बहुत खूबसूरत और इस क्रिया को बहुत खूबसूरत बना दिया था, उसी शब्द को व्यावसायिकता के जीवन में उतारकर एक ऐसी दुनिया की तरफ हम लोग ले गए हैं जहाँ पर उस शब्द को सुनने के बाद हमको ऐसा लगता है कि सेक्स वर्कर शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें मानव होने की प्रवृत्ति नहीं है या मानव होने की भावना आप नहीं समझ पाते हैं। जबकि 10 दिसंबर 1948 को जब सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी हुआ, क्या आपको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रही थी तो अमेरिकन जितनी प्रॉस्टिट्यूट्स या सेक्स वर्कर्स थीं वो सभी मैक्सिमम सोल्जर्स के लिए इसलिए उपलब्ध रहती थीं कि वो रिलैक्स्ड महसूस करें। सेक्स वर्कर कहीं ये नहीं महसूस कर रही थी हीन भावना कि वो एक गलत काम कर रही हैं। उन्हें लगता था कि अगर वो इस तरह के कार्य कर रही हैं और इस तरह के कार्य करके अगर वह किसी के जीवन में रिलैक्स्ड मोड में एनवायरनमेंट पैदा कर सकती हैं तो इट्स ओके। यही नहीं, आपके जीवन में आप एक शब्द सुनते होंगे रेड लाइट एरिया। रेड लाइट एरिया भी जब आप जानते हैं, जब ट्रेन का आविष्कार हुआ और ट्रेनें जब चलने लगी, लोग बहुत दूर दूर तक जाने लगे, ख़ास तौर से जो ड्राइवर्स थे, गार्ड्स थे, तो ऐसे समय में आपने देखा होगा सेक्स वर्कर के कंसेप्ट वहाँ ज़्यादा जनरेट हैं या ज़्यादा फ्लोरिश किए जहाँ पर लोग काम करने के लिए बाहर गए और बाहर जाने पर उन्हें अपनी प्रजनन योग्यताओं के अनुसार अपने अपोजिट पार्ट की कमी महसूस हो रही और उस कमी के लिए उन्होंने इस तरह के कामों के लिए महिलाएं ढूंढी और उन महिलाओं के साथ पैसा देकर, वैश्यावृत्ति वहीं पहले कहलाती कि जब किसी से शारीरिक संबंध बनाए जाएं और वो लाभ के लिए बनाए जाएं जिसमें पैसों का आदान प्रदान हो, दैट इज़ नोन एज प्रोस्टिट्यूशन। तो उस संबंधों के लिए ये होने लगा। तो होता क्या था कि जब रेल कर्मचारी जो जाते थे वो आसपास के क्षेत्रों में जो इस तरह की महिलाएं होती थीं उनके पास जब जाते थे तो अपने साथ, चूँकि आप जानते हैं कि रेल में रेड स्टॉप का सिंबल होता है, तो वो लाल रंग की लालटेन रोशनी के लेके जाते थे। और जिस सेक्स वर्कर के यहाँ रहते थे तो अगर कोई मामला पड़ जाता था आवश्यक, तो यह जानना आसान होता था कि किस सेक्स वर्कर के घर में कोई रेलवे कर्मचारी है। और इस तरीके से एक कंसेप्ट डेवलप हुआ रेड लाइट एरिया का। यही नहीं, ऐसा माना जाता है कि 1600 के आसपास लग्जमबर्ग में जो व्यापारी आते थे तो उस जब तट पर पहुंचते थे तो वहाँ पर महिलाएं रेड लैंप लेकर खड़ी रहती थीं। उस रेड लैंप से वो व्यापारी जानते थे कि यह महिला प्रोफेशनल रूप से सेक्स वर्कर है और वो उसके साथ रहते थे, इसलिए भी रेड लाइट एरिया का कंसेप्ट आया। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है जिसके कारण से यह वीडियो बनाना आवश्यक मुझे लगा कि क्या सेक्स वर्कर मनुष्य नहीं है। और इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूँ कि गौतम बुद्ध एक बार एक गांव में गए और गांव के लोगों ने यह शिकायत करी कि एक महिला ने बहुत गंदगी फैला रखी क्योंकि वह अनैतिक संबंधों को पर आश्रय देती है। अब यहाँ पर सबसे पहला तो आपको ये समझना चाहिए कि गौतम बुद्ध के समय की कहानियों में गणिकाओं का होना, वेश्याओं का होना या सेक्स वर्कर का होना, ये बताता है कि
इस तरह का प्रोफेशन करीब 3000 साल भी पुराना हो सकता है। और जब गौतम बुद्ध से उन्होंने बताया तो उन्होंने गांव वालों से कहा अच्छा भाई सब लोग अपनी एक हाथ ऊपर उठाओ, और फिर कहा ताली बजाओ। तो गांव वालों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक हाथ से ताली कैसे बज सकती। तो उन्होंने कहा तो फिर उस सेक्स वर्कर को दोष क्यों दे रहे हो, जब तक तुमने भी उसका साथ नहीं दिया तब तक वो सेक्स वर्कर बनी कैसे, वो गणिका बनी कैसे, वो प्रॉस्टिट्यूट बनी कैसे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप किसी भी महिला को इस तरीके से आक्षेप कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि एक हाथ से अब ताली नहीं बज सकती तो हमने तो सेक्स वर्कर वो अपने आप तो बन नहीं गई, या जन्मजात वो सेक्स वर्कर नहीं है। आपको मालूम होगा भारतीय सिनेमा में बहुत समय तक सेक्स वर्कर ही हीरोइनों के रूप में काम करती रहीं, क्योंकि अच्छे घर की लड़कियों को भेजा नहीं जाता था। और मज़ेदार बात यह कि उन सेक्स वर्कर के घरों में पैदा लड़कियों को हमने अपने हीरोइन के रूप में स्वीकार किया, और वो अच्छे घर में शादी हुई, वह समाज में प्रतिष्ठित हुई। इसका मतलब है कि अगर आपके सामने कुछ नहीं घटित हो रहा है तो आप सेक्स वर्कर को सेक्स वर्कर नहीं मान रहे हैं, उसे एक सामान्य महिला मान रहे हैं। लेकिन अगर घटित आपके सामने हो रहा है तो आप उसका कुप्रचार कर रहे हैं। और इसीलिए अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की पुलिस की निंदा किया कि पुलिस को महिलाओं खासतौर से सेक्स वर्कर के साथ यह सोचकर व्यवहार करना चाहिए कि ठीक है वह सेक्स का काम कर रही हैं, वो प्रोफेशनली सेक्स वर्कर हैं, लेकिन उसके बाद भी वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से आच्छादित हैं, उससे उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। They have also right to access the meaning of Article 21 of Indian Constitution, which talks about dignified life. डिग्निटी किसको कहते हैं, इस बात पे बहुत विवाद है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस बात को या जिस कार्य को करने में हमें हीन भावना का बोध ना हो वह सारे कार्य गरिमापूर्ण हैं, और उस गरिमापूर्ण कार्य को अगर कानून या संविधान से आच्छादित किया गया है तो वो गरिमापूर्ण कार्य हैं। यही कारण है कि सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट तो बना, लेकिन उस एक्ट से बड़ा तो संविधान है ना। एक्ट की धारा 5 में जो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, अगर आप कभी उस एक्ट को पढ़ें जो 1986 में जिसको अमेंड किया गया, उसमें ये बात को माना गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को ज़बरदस्ती तस्करी करके, दलाली करके, कोठा चलाकर, चकला घर चलाकर इस वेश्यावृत्ति को कराता है तो उसको सिर्फ 2000 रुपये का जुर्माना होगा और कुछ समय की सज़ा होगी, वो भी 6 महीने की। अब आप बताइए, जब किसी लड़की की अस्मिता गरिमा के लिए हमको सिर्फ कुछ पैसा चुकाना है, कुछ दिन जेल में रहना है, तो फिर इस ख़ास तौर से सेक्स वर्कर वाले कार्य को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? उस महिला को एक सामान्य ज़िंदगी में कैसे लाया जा सकता है? एक स्टॉप करके एनजीओ है जिसने, मैंने निपसेट के साथ काम किया तो उसमें उनकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये था कि हर दिन 200 लड़कियां वेश्यावृत्ति में उतारी जाती हैं। और जब उन्होंने यह प्रयास किया कि उन लड़कियों को सामान्य ज़िंदगी में लाया जाए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों ने भी आगे बढ़कर यह दिखाया था कि ठीक है वो अपने अतीत के जीवन में क्या रही कोई बात नहीं, लेकिन जब कुछ दिन वो लड़कियां उन पुरुषों के साथ रहीं तो एक आदर्श स्थिति में कुछ ना कुछ मनमुटाव होता रहता है, झगड़े होते रहते हैं। तो ज़्यादातर स्त्रियों को पुरुषों ने इसलिए मारा, इसलिए ताना दिया कि तुम तो खुद ऐसी हो, तुम्हारा अतीत ही तुम्हारा ऐसा है, और उसमें से ज़्यादातर लड़कियां फिर वेश्यावृत्ति में वापस हो गईं। इसलिए सबसे पहले हमारे को इस मनोविज्ञान में रहना पड़ेगा, क्योंकि विवाह के समय कोई किसी का भी टेस्ट नहीं कराता। हम विश्वास के आधार पर विवाह जैसे करते हैं, हमें नहीं मालूम कि कौन कहाँ कैसे रह के आया है। जब हम यह विश्वास करते हैं कि जिस दिन वो हमारे जीवन में है वहाँ सब सामान्य है, तो ऐसे ही
जिस महिला ने सेक्स वर्कर के रूप में जीवन जिया है उसको भी हमें एक सामान्य महिला की तरह मानना चाहिए। शिव पुराण में एक बड़ी सुंदर सी कहानी है, वो भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक बार एक राज्य में पानी नहीं बरस रहा था। राजा बहुत परेशान थे और उन्होंने घोषणा कराई, मुनादी कराई कि भाई पानी कैसे बरसे, अकाल से कैसे मुक्ति मिले। पंडितों का जो विश्लेषण हुआ उसमें ये हुआ कि जिस किसी स्त्री या पुरुष ने अपने अलावा किसी दूसरे का ध्यान ना किया हो, अगर वो लोग हल चलाएं तो पानी बरसेगा। राजा को लगा ये कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने मुनादी करा दी कि राज्य के जो लोग भी पति पत्नी हैं वो आएं और हल चलाएं, क्योंकि सभी एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। और यह आश्चर्यजनक रहा कि सभी लोग आए और सभी ने हल को छुआ, चलाया, लेकिन पानी नहीं गिरा। यहाँ तक कि राजा रानी ने भी हल चलाया और पानी नहीं गिरा। अगर आपको भर्तृहरि की कहानी याद हो तो भर्तृहरि और पिंगला की कहानी इस बात का प्रमाण है कि यह ज़रूरी नहीं कि दोनों ही एक दूसरे में समर्पित हों। प्रेम एक अलग विषय वस्तु है, शादी होना एक अलग विषय वस्तु है, प्रेम होना एक अलग विषय वस्तु है। इसीलिए सरकार ने, आपने देखा होगा, आईपीसी की धारा 497 में संशोधन भी कर दिया है कि विवाह हुआ है लेकिन प्रेम किससे मेरा होगा ये निर्धारित नहीं है। प्रेम जिससे होगा हम उसके साथ रहना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में हम सीमाओं से पार भी जा सकते हैं। पहले ये था कि अगर विवाहित स्त्री बिना पति की अनुमति के किसी दूसरे व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाती या दूसरा व्यक्ति मना लेता है तो उसे 10 साल की सश्रम सजा थी। लेकिन 497 का यह संशोधन हो जाने के बाद अब विवाहित स्त्री किसी और के भी साथ रह सकती पति के अलावा। अगर पति को इस पर एतराज़ है तो वो तलाक ले सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विवाह एक अलग व्यवस्था है और संबंध एक अलग व्यवस्था मान ली गई, जो बड़ी ही अजीब सी स्थिति है जिस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर भी खासतौर से भर्तृहरि और पिंगला के भी केस में यही था कि भर्तृहरि ये समझते थे कि पिंगला उनसे प्रेम करती हैं, जबकि पिंगला जो हैं वो घुड़साल के कोतवाल से प्रेम करती थी, और भर्तृहरि से प्रेम वो नगरवधू करती थी। तो कोई सच में ये नहीं जान सकता कि किसी के मन में क्या चल रहा है। ऐसे ही जब इस शिवपुराण की कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ उसमें भी यही हुआ, और जब किसी के भी छूने से पानी नहीं बरसा तो वहीं पर राज्य की नगरवधू खड़ी थी। उसने कहा महाराज आज्ञा हो तो मैं भी हल छूना चाहती हूँ। अब तो भूचाल आ गया, मतलब जिसके पास कोई नैतिकता ही नहीं है वह औरत छुएगी तो क्या होगा। लेकिन राजा मरता ना तो करता क्या, राजा ने नगरवधू को आदेश किया और नगरवधू ने जैसे ही हल्का मुंह छुआ बादल गड़गड़ाने लगे, थोड़ी देर में पानी बरसने लगा। नगरवधू से पूछा जाता है कि आखिर सब इतने समर्पित लोग थे, उनसे पानी नहीं गिरा, तुम इतना अधम कार्य करती हो, तुमसे पानी कैसे गिरा। तो नगरवधू कहती है सच है मैं रोज़ अधम कार्य करती हूँ, लेकिन मैं जिस समय में जिस ग्राहक के साथ होती हूँ मैं उस ग्राहक के लिए ही पूर्णतया समर्पित होती हूँ। वही मेरा पति होता है, वही मेरा प्रेमी होता है, उसी को संतुष्ट करना हमारा धर्म होता है। उस समय में मैं किसी दूसरे का ध्यान ही नहीं करती, और यही कारण है कि पानी बरसा है। तो जब पवित्रता की सीमा ये है, अगर जिस गंगा को नहाते नहाते हम लोग ने मैला कर दिया और वह गंगा भी मैली होने के बाद भी पवित्र है, तो जिस महिला को भी हमने सेक्स वर्कर बनाकर दूषित कर दिया है या हम दूषित कह रहे हैं, तो उसको भी उतना ही पवित्र हमें समझना चाहिए जितना हम गंगा को मान रहे हैं, क्योंकि गंगा को भी हमने बहुत मैला कर दिया है। और अगर आप मनुस्मृति को पढ़े हैं या पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने माना है कि यदि कोई स्त्री इस तरह के कार्यों में